आई एम सो सॉरी वीडियो इतना लेट करने के लिए, बट व्हाट कैन आई डू। अभी बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर था, जिस वजह से मैं किसी भी वीडियो पर काम ही नहीं कर पा रहा था। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो काफ़ी डिले हो गया है। वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड नाउ आई विल हार्डली श्योरली ट्राई टू पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी तुमको एज सून एज पॉसिबल मैं देने का ट्राई करूँगा। अगर तुमने अभी तक मेरी सीरीज द सेवन साइको रिचुअल्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है, सो चेक आउट देम फर्स्ट ऑन माय चैनल एंड देन यू कैन कंटिन्यू वाचिंग द चैप्टर 3। माय मदर वाज अ सेक्स वर्कर। शी वाज किल्ड बाय सेटन। लेट्स बिगिन। मैं बचपन में सोचा करता था कि जब इंसान रोता है तो उसको कितना दुख होता होगा, कि उसके आंसू निकल रहे हैं। पर आज समझ रहा हूँ कि किसी-किसी की ज़िंदगी में हमेशा से इतना दुःख भरा हुआ होता है कि इंसान के आँसू तक निकलना बंद हो जाते हैं। और फिर उस इंसान को, जो अपने दुःख की एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका होता है, उसे रोना नहीं आता है, बल्कि उसे अपनी किस्मत पर हँसी आती है। आज मेरे साथ वही सब हो रहा है। इस डेविड की इन घिनौनी हरकतों के बारे में मैं पूरी रात पढ़ता रहा और एक के बाद एक सिगरेट पीते हुए सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही करता रहा कि कोई आदमी मेरे फादर को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। हद से ज्यादा नीच लोग नहीं होते हैं। ये साला डेविड नीच से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान था। इस हरामजादे के क्राइम्स के लिए गवर्नमेंट अगर कोई भी सजा देती, कोई भी सजा देती, इवन डेथ सेंटेंस भी देती, तब भी वो बहुत कम ही था। ऐसे नीच लोगों को तो पैदा होते ही मार देना ज्यादा अच्छा होता है। पूरी रात बीत गई वो लेटर और बुक को यहाँ तक पढ़ने में, और सुबह के कुछ 8:30 बज रहे थे। तभी मुझे अपने रूम के बाहर से मारिया आंटी की आवाज आने लगी। वो जाग चुकी थी। मैंने जल्दी से वो बॉक्स, बुक, लेटर और अपनी सारी सिगरेट्स को छुपाया। मेरा फेस पूरा आंसुओं से भीग चुका था। कैसे तो करके मैंने अपने आप को अभी के लिए शांत किया और बेड पर जाकर लेट गया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि मैं सो रहा हूँ। मारिया आंटी ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आईं और उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश करी। मैं अपने इमोशंस को सप्रेस और कंट्रोल करते हुए उठा और मैंने कहा, मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। मारिया आंटी ये सुनकर काफी परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि मेरी आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं और डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, लाल हो चुकी हैं पूरी आंखें। तो वो थोड़ा परेशान होकर पूछने लगी कि क्या हुआ, कोई कोई बात है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, और क्या तुम रात को सोई नहीं? यार, इस टाइम मैं उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता, तो मैंने बस उन्हें झूठ ही कह दिया और थोड़ा बहुत बात को संभालने के बाद, थोड़ी कन्वर्सेशन करने के बाद मैंने उनसे कहा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब मारिया आंटी जैसे ही रूम के बाहर गईं, मैंने तुरंत रूम को लॉक किया और फिर से उस डायरी को निकाला, और अब मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे। उस डायरी को कंटिन्यू करने में मेरे हाथ एकदम कांप रहे थे। उस टाइम मेरे इमोशंस बिल्कुल कंफ्यूजिंग थे। मुझे अपने ही सगे माँ बाप की मौत के बारे में पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मन कर रहा था कि अगर वो डेविड अभी जिंदा होता तो मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर जान से मार देता। और साथ ही मुझे बहुत ही दुख भी था कि ये मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या? मैंने अपने पेरेंट्स को इतने ब्रूटल तरीके से खो दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इवन मुझे कभी खबर भी नहीं हुई और अब मुझे डेविड बताने वाला है कि वो मैं उसने मेरी माँ को कैसे मारा। नाउ लेट्स कंटिन्यू द डायरी। यार क्रिस, लस्ट जो होती है ना, इंसानों में ये एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है यार। पर क्या ही करें, ये चीज़ लोगों में आजकल बहुत भरी हुई है। देख, मैं सीरियसली बोलूं तो आई जेन्युइनली एक्सट्रीमली हेट लव। दो लोगों के बीच का लव अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप्स, मुझे ये सब कुछ समाज की एक बहुत बड़ी गंद लगती है। आई हेट दिस ऑल, एंड ऑल्सो आई एक्सट्रीमली हेट लव अफेयर्स। ये लोग जो किसी और के लिए एक दूसरे को धोखा देते फिरते हैं। फक। और आजकल तो ये पिद्दी पिद्दी से चूजे जो अंडे से बाहर आते नहीं है कि सालों को आशिकी का भूत चढ़ जाता है। मुझे घिन आती है इस तरीके के माइंडसेट रखने वाले लोगों से। और इनकी लिस्ट में सबसे ज्यादा नीच और घिनौने लोग पता है कौन है? वो लोग जो शादीशुदा होते हुए भी, इवन उनका पार्टनर जिंदा होते हुए भी एक्स्ट्रा अफेयर्स करते हैं, या किसी का पार्टनर जैसे ही मरता है तो वो किसी दूसरे लड़के या लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोग और कुछ फीमेल्स जो किसी लड़के के पास कितना पैसा है
ये देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके साथ सब कुछ कर लेती हैं, या सब कुछ सिर्फ उसके पैसों के पीछे। ब्लडी प्रोस्टिट्यूट, ऐसी लड़कियां जिनका पैसा कमाने का सोर्स ही होता है प्रोस्टिट्यूशन। अलग अलग लड़कों के साथ रात गुजारना और बस इसी तरह से अपनी बॉडी की नीड और पैसों की नीड को पूरा करना। मैं जब भी इस तरीके के मेल्स या फीमेल्स को देखता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। वेल देख क्रिस, मेरे हर एक सैटेनिक रिचुअल के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है। एक एक शिकार, एक एक बलि, सब कुछ सोची समझी हुई होती है और हर एक चीज का एक स्पेसिफिक रीजन होता है। कोई खेल नहीं है ये। तो मेरे प्यारे क्रिस, मेरे सेकेंड रिचुअल के पीछे जो मैंने रीजन रखा था, वो रीजन ये था कि कोई ऐसा इंसान, ऐसा नीच इंसान जो जो साला लस्ट का पुजारी है, हवस बहुत भरी हुई हो उसमें, वो प्रोस्टिट्यूशन करता हो, धंधा करता हो, अफेयर्स करता हो, या क्रिस, ऐसा इंसान ही मेरा अगला विक्टिम बनने वाला था। तेरे उस रईस बाप के साथ रिचुअल करने के ज्यादा नहीं, कुछ 15 ही दिन हुए थे और अब तक तेरे बाप का वो केस बिल्कुल क्लोज भी हो चुका था। सबको यही लग रहा था कि तेरे उस बेचारे बाप को जंगली जानवर वगैरह खा गए होंगे। तो उस केस को अभी 15 दिन ही हुए थे कि अब मुझे अपने अंदर से एक आवाज आनी शुरू हो चुकी थी अगला रिचुअल परफॉर्म करने की। मुझे मुझे लिटरली सेटन अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में दिखाई देते थे और वो बस एक ही बात मुझसे कहते थे, जो था नेक्स्ट रिचुअल। और इसी वजह से अब मैं अपने दूसरे रिचुअल के लिए विक्टिम, एक कीड़े की तलाश में घूमने लगा। तेरे बाप के साथ मेरा पहला रिचुअल करने के बाद अब मुझे अपने अंदर सच में लिटरली एक अलग ही लेवल की एनर्जी, एक पावर सी फील होने लगी थी। पर क्रिस, ये एनर्जी और ये पावर तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो मुझे बाकी के 6 रिचुअल्स करके सेटन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना था, जिससे जिससे सेटन मुझे इस पूरे यूनिवर्स से हमेशा के लिए जीत जाने की पावर दे देगा और मुझे कोई भी हरा ही नहीं पाएगा और मैं उन पावर्स से पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर सकूंगा। वेल, अब मुझे अपना दूसरा शिकार ढूंढना था। बट क्रिस, सरप्राइजिंगली मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सेकेंड विक्टिम के लिए। तो अब मैं ऐसे ही एक रात कुछ 9:30 बजे के आसपास अपने घर वापस आ रहा था और उस टाइम मैं लिटरली बहुत टेंशन में था यार कि अब मेरा दूसरा शिकार कौन होगा और कौन होगा ऐसा इंसान जो लस्ट में डूबा हुआ है। वेल, अब उस रात रास्ते से जाते जाते जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, देन सडनली मुझे ना तेरे असली माँ बाप का घर दिखा। सॉरी, माय मिस्टेक, अब तो वो घर सिर्फ तेरी माँ का ही रह गया था। वेल, रास्ते में मुझे तेरी माँ का वो घर दिखा और तुझे पता है कि मैंने वहां क्या देखा है? यार, मैंने ये देखा कि साला एक आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ। मैंने देखा जैसे ही उसने बेल बजाई, तेरी वो माँ एक अजीब सी चमक लिए दरवाजे तक आई, जैसे उस आदमी का ही इंतजार हो उसे। और फिर जो हुआ वो देखकर एक सेकंड के लिए तो मेरी हंसी ही छूट गई। उस आदमी ने तेरी उस माँ को गले लगाया, उसके फोरहेड पर किस किया। तेरी माँ क्रिस, एक बीवी जो बस 15 दिन पहले ही अपने पति को खो चुकी है, इतनी आसानी से और इतना जल्दी किसी और की बाहों में। वाह यार, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत ही अच्छा काम कर रही थी तेरी प्यारी माँ। आई वॉज लिटरली लाफिंग एट दैट मोमेंट एंड या अब इसी के साथ मेरी वो टेंशन खत्म भी हो गई कि मेरा अगला विक्टिम मुझे कहाँ से मिलेगा। क्रिस, तो समझ रहा है ना, तेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक स्लट थी और ये सिर्फ एक रात का खेल नहीं था। तू अपनी माँ की साइड लेते हुए सोच रहा होगा कि शायद वो कोई भाई या रिश्तेदार हो सकता है, पर नहीं, मुझे हर चीज पता थी, तेरे माँ बाप की छोटी से छोटी डिटेल्स भी। और मुझे ये भी पता था कि तेरी माँ का कोई भाई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही तेरे उस बाप की साइड से और ना ही तेरी माँ की साइड से। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ ही सालों पहले तेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब तेरी माँ के पेरेंट्स भी मर चुके थे और तेरी माँ जैसी औरत को बनाने वाले दोनों लोगों का बोझ एक साथ इस धरती से उठ चुका था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तेरे बाप के बारे में जब इन्फॉर्मेशन निकाली थी ना, तब ही मुझे ये सब बातें पता चल गई थी। देख, वो आदमी तेरी माँ का कोई भाई या रिलेटिव, इवन मुंह बोला भाई भी नहीं है, बिकॉज उस आदमी को मैंने और भी कहीं देखा हुआ था। एंड कैन यू गेस कि मैंने उसे कहाँ देखा होगा और वो आदमी एक्चुअली में था कौन? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो वो आदमी था मिलर। क्रिस, तुझे वो बंदा याद है ना
जो मेरा नेबर था और मेरे घर अपने ड्रग्स छुपाने आया था और मैंने उस कीड़े के साथ बहुत प्यार से खेला था। हाँ, वही स्टीफन। तो ये जो मिलर है ना, ये स्टीफन के ही उन नशेड़ी दोस्तों में से एक था और मैंने इसे कई बार नशे में धुत स्टीफन के घर के बाहर लौटते हुए और गिरते पड़ते वॉमिट करते हुए देखा था। ये भी साला स्टीफन की तरह एक नंबर का नशेड़ी कंझेड़ी आदमी था। कई पुलिस केसेस थे इस पर, इवन कई रेप केस तक चल रहे थे इस पे। उस रात तेरे घर के बाहर वो नशेड़ी मिलर ही था और ये सब देखते ही मेरे दिमाग में अपने आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें चलने लगी, जिनके साथ अब मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। बस बस एक हल्की सी स्माइल के साथ मैं घर पर पहुंचा, अपने रूम में आया और मेरे रूम की विंडो पर जाकर आराम से बैठ गया। उस विंडो के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ था एंड सीरियसली आई डोंट नो व्हाई बट आई लव लुकिंग एट दैट ट्री एंड आई लव टॉकिंग टू इट। मुझे मुझे बहुत रिलैक्स सा फील होता था जब भी मैं उस पेड़ को देखता था। मैं उस ट्री को देखते देखते उससे बातें करते करते आराम से बैठा और बस इस सब के बारे में ही सोचता रहा। अब देख क्रिस, यहाँ से शुरू हुआ मेरा असली गेम और अब मैंने तेरी उस प्रोस्टिट्यूट माँ को रेगुलरली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। दिन रात हर समय मैं तेरी माँ के आसपास ही रहता था। वो क्या करती है, उसके कस्टमर्स कौन कौन है, एंड वेरी सून आई गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। साले क्रिस, तू सोचता था ना कि तेरी माँ कहाँ है, कैसी है। अब तू सच का सामना कर, तेरी माँ बिकती थी क्रिस, हर रात, हर दिन और हर एक पल। शी वॉज अ ब्लडी प्रोस्टिट्यूट, या शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। क्योंकि उस रात के बाद मैंने अगले कई दिनों तक तेरी माँ को ऑब्जर्व किया, उसका रूटीन, वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, उससे कौन मिल रहा है और वो किस किस से मिल रही है। एंड फॉर योर सरप्राइज, तेरी माँ के पास सिर्फ वो नशेड़ी मिलर ही नहीं, और भी कई सारे नीच से नीच इलीगल बिजनेस करने वाले लोग भी आते थे रोज तेरी माँ के साथ मजे करने के लिए। तेरी माँ सिर्फ एक रात की पतंग नहीं थी, वो रोज बिकती थी, अपने मन से, अपने लालच से। ओ क्यूट बच्चे, तुझे तो अब गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं तेरी माँ को इतनी गंदी गालियां दे रहा हूँ, बट इट इज ट्रू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और इसमें तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस टाइम तेरी वो मासूम सी शक्ल देखकर तो हंसी ही आएगी। बेचारा क्रिस, तू इतने सालों से रिश्तों के पीछे परेशान रहा, अपनी माँ के लिए परेशान रहा, और अब तू देख कि असल में तेरी वो माँ किस नीच चरित्र की थी। एंड आई रियली बेट कि इस सब को जानने के बाद तुझे अपनी माँ के नाम से भी घिन आने लगेगी। वेल, कुछ ही दिनों में अब मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे ये भी पता चला कि तेरी माँ को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड भी था। साली बड़ी खुश थी अपने शरीर और अपनी शक्ल को लेकर, और तेरे बाप को मारने के बाद उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी तेरी उस प्रोस्टिट्यूट माता श्री के नाम हो चुकी। तो इतनी फालतू की दौलत देखकर अच्छे अच्छे पगला ही जाते हैं। एंड सेम तेरी माँ भी एक आजाद पंछी की तरह उड़ने लगी थी, पर शायद वो जानती नहीं थी ना कि अब किसकी नजर है उस पर। यार, वो नहीं जानती थी कि डेविड द साइको कौन है। वो अपने भी धंधे से अच्छा खासा कमा ही रही थी। उसके अलग अलग कस्टमर्स, आई मीन आशिक, उस 2 कौड़ी की प्रोस्टिट्यूट के लिए रोज नए नए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह देते थे, और बदले में तेरी माँ उन सब के साथ, उन सब के लिए सब कुछ करती थी। इवन जब भी वो घर से बाहर निकलती थी, इतना सज के, इतना एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरीज पहन कर निकलती थी कि क्या ही बोलूं। बहुत शो ऑफ करने लगी थी। लेट नाइट पार्टीज, क्लब सब करती रहती। और हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि जब तक तेरा बाप जिंदा था, तब तक पता नहीं कैसे तेरी उस माँ ने अपने आप को रोका होगा। लेकिन क्या हो, अगर तुझे पता चले कि तेरे उस बाप को तेरी माँ की इन हरकतों के बारे में और उस मिलर के साथ तेरी माँ का अफेयर है, इस सब के बारे में ऑलरेडी पता ही हो। या क्रिस, तूने सही सुना, तेरा बाप भी मिलर और तेरी उस नीच माँ के बीच क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ जानता था। इनफैक्ट जब मैंने तेरे बाप के साथ वो रिचुअल किया था ना, उन दिनों तेरा बाप तेरी माँ को प्रॉपर डिवोर्स देने की ही प्लानिंग कर रहा था और तेरी माँ पर केस भी करने वाला था। और तेरी माँ को स्टॉक करने पर मुझे ये बात पता चल ही गई थी। फिलहाल में जिस माँ के लिए तू इतना पागल था, देख ले कैसी थी तेरी वो माँ। और उसे तो तेरी भी कोई चिंता नहीं थी, उसे तो बस अपनी अय्याशी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। और तेरे बाप को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि तेरी माँ तुझे पालना ही नहीं चाहती, तो इसीलिए तेरे बाप ने तुझे हॉस्टल में भेज दिया था।
और तेरे लिए खूब सारे नौकर-चाकर और बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी थी, जिससे तू एकदम आराम से पढ़-लिख सके। साला अमीरी का शो ऑफ दिखा रहा था। वेल जिस रात मैंने तेरी माँ के घर के बाहर उस मिलर को देखा ना, एग्ज़ैक्टली उसी दिन से तेरी माँ मेरी निगरानी में थी। हमेशा मैं उसके आस-पास रहता था और हर एक छोटी से छोटी बात मैं नोटिस करता रहता था। एंड वेरी सून आफ्टर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग आई मेड अ प्लान और बस यहीं से शुरू हुआ मेरा गेम। देख मेरा दूसरा कीड़ा वो होने वाला था जो कि लस्ट से भरा हुआ हो। एंड या अब तू भी जान चुका है कि तेरी वो प्यारी प्रोस्टिट्यूट माँ कितनी भूखी थी लस्ट की एंड शी वाज अ स्लट। तो बस अब सेटन को खुश करने के लिए और अपने आप को और भी ज्यादा सैटेनिक पावर्स देने के लिए मुझे कैसे भी करके तेरी उस ब्लडी प्रोस्टिट्यूट मदर के साथ अपना दूसरा रिचुअल करना ही था। देख तेरी माँ को डायरेक्टली उठाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल जैसा था, पर ना, बिल्कुल नहीं। अपने शिकार को जब तक पूरी तरह से ना डराओ, शिकार के मन में डर खौफ ना पैदा करो, तब तक मुझे तो मजा ही नहीं आता है यार। तो अब मैंने तेरी उस प्रोस्टिट्यूट माँ के साथ गेम खेलना शुरू किया, डर और खौफ का गेम। क्रिस, नाउ द गेम बिगिंस। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मान सकता कि मेरी असली माँ इस तरह का कोई काम करेंगी। नो, आई कांट बिलीव दिस एंड फॉर नाउ आई एम लिटरली हेल्पलेस, क्योंकि जो होना था, वो सब कुछ ये डेविड कर चुका था। मुझे तो अब जाकर इस सब के बारे में पता चल रहा है बस। एंड नाउ आई एम जस्ट रिग्रेटिंग कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। ऐसी ज़िंदगी से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैं जन्म ही ना लेता। I am helpless and all I can do and just regret is the thing that I can do. Oh God, प्लीज मुझे भी मार डालो, जिससे जिससे ये सारी फ्रस्ट्रेशन ही खत्म हो जाए मेरी। क्रिस, तू सुन, मैंने क्या किया तो फिजिकल पेन ना फिर भी इंसान एक बार के लिए झेल जाता, लेकिन पता है अपने विक्टिम को फिजिकल पेन के साथ साथ मेंटली तोड़ने में एक अलग ही मजा आता है यार। और मैंने तेरी उस स्लट माँ के साथ यही करना शुरू कर दिया। मैं हर रात एग्जैक्टली 2:30 बजे उसके नंबर पर अलग अलग अननोन नंबर से कॉल करता था। और पता है कॉल करके मैं कुछ बोलता ही नहीं था, बस बस कुछ अजीब अजीब सी वियर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह टेप रिकॉर्ड्स चला देता था, जिससे तेरी माँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, डर जाती थी। मैंने कई बार उसको रैंडमली रात में टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें मैंने लिखा, मेरी नजर तुझ पर ही है, मुझे पता है तू अभी अपने बिस्तर के कोने में छुपी बैठी है। भाई क्या मजा आता है ऐसे लोगों को परेशान करने में और उनसे मजे लेने में। लोगों का वो डर, आई जस्ट लव दैट काइंड ऑफ फियर। वो जब भी रात को अपने घर से बाहर निकलती थी, मैं उसका पीछा करता था और उसे मेरी प्रेजेंस हमेशा फील होने लगी थी। दैट्स व्हाट आई वांट। और अब हमेशा ही उसे एक अननोन डर सताता रहता था। पता है मैंने और क्या किया? एक रात मैंने खून में सने किसी जानवर के बॉडी पार्ट्स को एक मिट्टी के बाउल में डालकर उसके घर के दरवाजे पर छोड़ दिया और उसके साथ मैंने कुछ ब्लैक मैजिक और वुडू की चीजें लाइक डॉल्स वगैरह भी रख दी। और भाई साहब इट वाज इनफ। अगले ही दिन तेरी वो प्रोस्टिट्यूट माँ बिल्कुल बौखला सी गई, पागल हो गई यार। और मजा तो तब आया जब पता नहीं कैसे पर अचानक से एक न्यूज वायरल होने लगी कि तेरी माँ के घर पर एक अननोन गिफ्ट बॉक्स आया है। एंड कैन यू इवन इमेजिन कि फिर क्या हुआ? तेरी माँ ने जैसे ही वो बॉक्स खोला, उसके दोनों ही हाथ किसी केमिकल से, किसी एसिड से बिल्कुल सड़ गए, जल गए। और तू तो जानता ही होगा ना कि वो गिफ्ट किसने भेजा होगा। या इट्स मी द ओनली वन, डेविड द साइकोपैथ। और ये तो बस ट्रेलर ही था, अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला था। तेरी माँ भागती भागती पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट करने, पर पुलिस वालों ने भी इस सबको इग्नोर ही कर दिया। और अच्छी बात ये थी कि अभी तक उसे मेरे बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। शी वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उसका वो सबसे बड़ा आशिक मिलर, उसको भी उसने इस सब के बारे में बताया, पर अफसोस वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। और बस ये लोग चुपचाप इन सब बातों को झेलते गए। पर अब बहुत देर हो गई यार, मैं भी बोर हो चुका था इतने मजे लेते लेते। ऑब्वियसली तेरी माँ पुलिस के पास नहीं गई और उसकी हेल्प करने के लिए या फिर उसे मुझसे बचाने के लिए कोई भी नहीं था। और अब कुछ दिन तेरी माँ के साथ ये हाइड एंड सीक का गेम खेलने के बाद और तेरी प्यारी माँ को मेंटली तोड़ने के बाद अब मेरा सब्र का समय खत्म हो चुका था। और अब फाइनली मुझे मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सेटन खुद मुझसे कह रहे हैं कि अब
रिचुअल करने का समय आ चुका है। एंड देन आई प्रोसीड माय प्लान। वेल, शहर के बाहर एक ऐसा एरिया है जो एक टाइम पर कभी बहुत चलता-फिरता, भीड़-भाड़ वाला इलाका था, जो कि अब पिछले कई सालों से पूरी तरह से सुनसान सा हो चुका है। तो एक्चुअली मैं पहले वहीं पर रहता था, पर अफ़सोस वहाँ पर रहना मेरा एक बहुत ही दुःख भरा पास्ट था। और और शायद उसी जगह और उसी पास्ट के कारण मैं एक हार्टलेस, कोल्ड ब्लडेड इंसान बन चुका हूँ। आज भी अगर मैं उस पास्ट को याद करता हूँ तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ैर, इस सब को अभी के लिए साइड करते हैं और बात करते हैं तेरी माँ के बारे में। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मेरा वो सैटेनिक रिचुअल तेरी माँ के साथ मैं उसी घर में परफ़ॉर्म करूँगा। वेल, अब यहाँ से अगले कुछ 10 ही दिनों में मैंने रेगुलरली एक फ़ेक नाम से तेरी माँ को कुछ प्यार भरे लेटर्स भेजे, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे और फिर फाइनली तेरी माँ मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल तड़पने लगी। सिर्फ़ कुछ ही गिफ्ट्स में बह गई यार वो। और फिर फाइनली मैंने उसे एक लेटर के थ्रू अपना नंबर दिया और उसने मेरे से बात करना शुरू करी। वो तो बहुत खुश थी और मुझे हँसी तो इस बात से आ रही थी कि साली मेरे सामने वो इतना शरीफ बनने की कोशिश कर रही थी जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में, और उससे ज़्यादा दूध का दूल्हा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। फ़क यार, हद ही हो गई। मतलब फाइनली वो दिन आ ही गया जब उस 2 कौड़ी की प्रोस्टिट्यूट ने अपना मेन रंग दिखा ही दिया और मुझसे डायरेक्टली मिलने के लिए और मेरे साथ सब कुछ करने के लिए सामने से ऑफ़र भी किया। बस ऑल सेट। मैंने पहले तो उसको थोड़ा मना किया और फिर बाद में जब उसकी तड़प और भी ज़्यादा बढ़ गई, तब मैंने फाइनली उसे अपने उस घर में आने को कहा, जहाँ मैं पहले रहता था। एंड नाउ आई वाज़ टोटली एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि अब जाके मैं इतने दिनों के बाद फाइनली सेटन का दूसरा रिचुअल कर पाऊँगा। मैं इमीडिएटली उस घर पर पहुंचा और सारी तैयारियां ऑलरेडी कर ही ली। एक्चुअली मैंने वो घर इसीलिए चूज किया था बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से मेरे मेन घर के पूरे एरिया में रेगुलरली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और ये समझो रेगुलर पुलिस का आना जाना लगा रहता था। एंड ऑब्वियसली यार, मैं फालतू किसी लफड़े में तो फंसना नहीं चाहता। सो दैट्स वाई मैंने तेरी माँ के साथ रिचुअल करने के लिए मेरा वो पुराना वाला घर, जो कि ऑलरेडी एक सुनसान जगह पर है, सो मैंने उसी को चूज करना ज्यादा सुटेबल समझा। डेट टाइम सब कुछ फिक्स हो चुका था और एग्जैक्टली उसी टाइम पर रात के कुछ 10 बजे तेरी माँ एक ऑटो रिक्शा से उस घर के आसपास आई। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं उसे वहां से पिक करने आऊं, क्योंकि उसे मेरा वो घर नहीं मिल रहा था। तो मैं भी घर से बाहर आया और उसके साथ कॉल पर बात करते करते मैंने उसको ढूंढ ही लिया और उसने मुझे देखते ही कस कर हक कर लिया। बट या, आई एंजॉयड दैट हग फॉर अ व्हाइल। और अब फाइनली हम दोनों साथ साथ मेरे इस घर की तरफ बढ़ने लगे कि तभी सडनली मुझे मेरे पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, रुक, ए। मैं बिना पीछे मुड़े उस आवाज को पहचान चुका था और वो आवाज और किसी की नहीं, साले उस मिलर की थी। मैं जानता था मैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होनी ही है। इतने दिनों से जो मैं तेरी उस स्लट माँ को जो प्यार भरे गिफ्ट भेज रहा था, लेटर्स भेज रहा था, उस मिलर को इस बात की थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी और तेरी माँ ने भी उस मिलर पर ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। तो इस वजह से वो मिलर भी तेरी माँ का पीछा कर रहा था, उस पर नजर रखा हुआ था। और उस रात भी मिलर तेरी माँ का पीछा करते करते वहां आ चुका था। वेल, जो भी हो, बहुत बड़ी गलती कर दी यार मिलर ने वहां आके। देख, ये जो साइकोपाथ होते हैं ना, ये हमेशा हर प्लान का एक अल्टरनेटिव सोच कर ही रखते हैं और हमेशा सब एनालाइज करके विक्टिम और अपने एनिमी से 4 कदम आगे ही रहते हैं। मैं पीछे मुड़ा, मिलर वहां खड़ा था, बहुत गुस्से में, एकदम लाल हो रखा था। साला मुझे अपनी गर्मी दिखा रहा था। हाँ, सीरियसली, मुझसे भिड़ना कोई आसान बात नहीं है। और अब वो चूतिया मेरे पास भाग कर आने लगा मुझे मारने के लिए। और क्या ही बुरी किस्मत उस मिलर की, उसने आखिर मेरे एक पंच मार ही दिया। मैं एक बार के लिए उसे छोड़ भी देता, पर अब ये बात मेरे ईगो पर आ चुकी थी और मैं अपने एनिमीज को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। मैंने बस अब सीधे उस सूखे से 2 पसली मिलर की गर्दन को अपने एक ही हाथ से पकड़कर सीधे जमीन पर पटक दिया और उसकी वो खोपड़ी सीधे जमीन पर जाकर भिड़ गई और तुरंत उससे खून निकलने लगा। और अब मैंने उस एक पंच के बदले उसे लगातार लगातार ना जाने कितने ही घूंसे भर दिए होंगे उसके चेहरे पर, उसके चेस्ट पर, हर जगह। और मैंने सिर्फ घूंसे ही घूंसे मारकर उसकी दोनों आंखें भी फोड़ डाली। हाँ, और बस
मैंने इमीडिएटली एक झटके से अपनी पॉकेट से एक गन निकाली और उन दोनों चूतियों को गन पॉइंट पर मैं अपने घर के अंदर लेकर आ गया और बहुत प्यार से दोनों को रस्सी से बांधकर दोनों के मुंह पर टेप मार दिया। हाश! अब जाकर मुझे थोड़ी चैन की सांस आई। And now my mission was 50% completed. I was feeling too relaxed at that time. और जब भी मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ या फिर रिलैक्स्ड होता हूँ, तब मुझे एक मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ही रिफ्लेक्शंस के साथ बिना पलकें झपकाए बातें करना, गाना गाना और सीटी बजाना बहुत पसंद है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग एग्जैक्टली सेम। वो दोनों लोग कांप रहे थे, तड़प रहे थे, मुझसे भीख मांग रहे थे, पर मुझे तो उनकी ये हालत देख बहुत मजा आ रहा था। एंड आई स्टार्टेड लाफिंग और मेरी इस हंसी से उन दोनों का वो डर और वो खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वेल अब आफ्टर सम टाइम एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी उंगलियों को एक एक करके चटकाते हुए मैंने अपनी गर्दन उन दोनों की तरफ पॉइंट करी और आराम से जाकर अपनी गन को अपने हाथ में घुमाते हुए मैंने उस अधमरी हालत के मिलर को देखा और उस नीच औरत को देखा। और अब मैंने कहा कि मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर फिर भी तुम दोनों शोर मचाते हो तो नो प्रॉब्लम। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम ही हो और तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं। तो चिल्लाते रहो जितना भी चिल्लाना है। तुम्हारी चीखें सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और अब मैंने तेरी माँ के मुंह का टेप हटाया। टेप हटते ही तेरी माँ बड़ी नकली और स्वीट सी आवाज में मुझसे कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास, कौन हो तुम? मैंने कहा, बे रुक जा, एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डाले तूने, चुप कर 2 मिनट और ध्यान से सुन। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और मैं हूँ डेविड, डेविड द साइकोपाथ। मैं इंसान नहीं बल्कि खुद इविल हूँ, सेटन हूँ। और ये गन ये तो कुछ नहीं है। तुम जैसों को हैंडल करने के लिए मुझे ऐसे किसी छोटे मोटे खिलौने की भी जरूरत ही नहीं। और क्या कहा तूने, प्यार? हाँ, पागल औरत, तेरी जैसी नीच कैरेक्टर की औरत से कोई प्यार करेगा? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। अब तेरी माँ ना बहुत डर रही थी और मुझसे गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांग रही थी। यार बड़ा मजा आता है जब मेरे सामने कोई ऐसा गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है। आई लव इट। मैंने कहा, बहुत देर हो गई, अब तो चुपचाप बैठ। और अब समय आ चुका है तुझे सेटन की शरण में भेजने का, सेटन को अर्पित करने का। और अब मैंने तुरंत अपने आप को फुल रेडी कर लिया रिचुअल के लिए। वो स्पेशल कपड़े पहन लिए, वो स्पेशल ब्लैक कोट जो मैं हर रिचुअल के वक्त पहनता हूँ। जस्ट आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स आई केम बैक टू बोथ ऑफ देम एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस मिलर का खेम बजाना था और उसे चैन की नींद सुलाना था। मैंने पूरा घर अच्छे से लॉक कर लिया, कर्टेन्स डाल दिए और अब उन दोनों को घसीटते हुए, जमीन में रगड़ते हुए मैं उस घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम था जहां पर मुझे अपना वो रिचुअल करते वक्त बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होने वाला था। मैं उन दोनों को घसीट कर वहां लेकर गया और अब मैंने सबसे पहले मिलर के नेक पर एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे किसी भी इंसान को इंस्टेंटली बहुत डरावने से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फिर मैंने एक काफी हाई वोल्टेज वाली बैटरी के वायर्स को सीधा मिलर के दोनों नोजल्स में डालकर स्टार्ट कर दी, जिसके जिसके जस्ट कुछ सेकंड्स बाद ही उस मिलर की दोनों आंखों की नसें फट गईं और एक झरने की तरह खून बहने लगा। इनफैक्ट उसके दोनों कानों से भी खून निकलने लगा। आई कांट एक्सप्लेन यू कितना सेटिस्फाइंग था ये सब। वो ब्लड, वो डार्क रेड ब्लड, आई लव इट। मुझे मुझे आज भी उस मिलर के ब्लड की स्मेल याद है। तेरी वो नीच माँ अपने आशिक को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देख रही, तड़पते हुए देख रही थी और उसकी तो सिर्फ ये सब देखकर ही रूह कांप गई। वो जोर जोर से फड़फड़ा रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, पर एवरीथिंग वाज फेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम इविल। वेल, अब तक मिलर ऑलरेडी एक चैन की नींद में जा चुका था और अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालकर उस तेल को बहुत देर तक आराम से अच्छे से खौलने दिया और फिर मैंने एक टूल बॉक्स से एक आरी हैंड सॉ होता है ना, वो निकालकर मैंने एक एक करके उस मिलर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अपने हाथों से काटना शुरू किया। और हर एक कट के साथ तेरी माँ और ज्यादा और जोर जोर से फड़फड़ा रही थी और मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था। और अब मैंने उस मिलर का एक एक पार्ट काट काट कर
उस खौलते हुए तेल में डालकर फ्राई करना शुरू कर दिया। और बस अब मिलर का गेम ओवर हो चुका था और अब बारी थी तेरी माँ की और उसके साथ सेटन का वो रिचुअल करने की। मैंने तेरी माँ के फेस के जस्ट सामने एक कुर्सी डाली और उस कुर्सी पर बैठकर कुछ देर के लिए तेरी माँ की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए मैंने सिर्फ अपनी आंखों से ही तेरी माँ के दिल की धड़कनों को रोक सा दिया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे बिल्कुल सफेद सा पड़ चुका था, जैसे जैसे उसको कोई भूत दिख गया हो, उसके शरीर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। और अब मैंने बहुत प्यार से उसके मुंह से वो टेप हटाया और सिर्फ इतना बोला, शांत हो जा, बिल्कुल आवाज नीचे, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। तेरा ये जो 2 कौड़ी का चोमू-सा आशिक मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तू सूखी, कमज़ोर-सी औरत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? बहुत घमंड है ना तुझे अपने शरीर पर और अपनी खूबसूरती पर? नीच धंधा करने वाली औरत, अब तू बस देखती जा। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, माफ़ी माँग रही थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, गलती हो गई, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। माफ़ी? अबे तू माफ़ी मुझसे क्या माँग रही है? अब तो तुझे सीधे सेटन ही माफ़ कर सकते हैं और फाइनली कुछ भी हो जाए, अब तो तुझे सेटन के पास जाना ही है। मैंने तेरी माँ से कहा, "ओके स्वीटी, नाउ द टाइम हैज़ कम एंड नाउ here's your biggest surprise. I know you are extremely excited for it and you are waiting for it. But don't worry, let's begin the game." और यहाँ से शुरू हुआ मेरा दूसरा रिचुअल। मैंने तुरंत सैटेनिक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे मुझे पूरे रिचुअल के दौरान बिना रुके बोलना ही था। रात की छाया चारों ओर गिर रही है। अंधकार का द्वार खुल जाए। मैं उन्हें बुलाता हूँ जो अंधकार में सो रहे हैं। सन्नाटा टूटे और प्रकाश मिट जाए। अब इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते सबसे पहले मैंने अपने टूल बॉक्स से एक स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर निकालकर तेरी माँ के गर्दन के बिल्कुल सेंटर में, अरे वही एडम्स एप्पल वाले पॉइंट पर रखकर बहुत जोर से हिट किया। और इन जस्ट अ सिंगल हिट दैट स्क्रूड्राइवर वाज पेनिट्रेटेड इन योर मदर्स नेक। और इमीडिएटली तेरी माँ ने हिलना डुलना, चीखना चिल्लाना, हाथ पैर पटकना सब बंद कर दिया और सब कुछ एक डेड साइलेंस में बदल चुका था। उसकी वो प्यारी प्यारी सुंदर सी आंखें सीधे हवा में टंग चुकी थीं। और अब शायद जो मैं आगे तुझे कहने जा रहा हूँ, मे भी तुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, बहुत दुख होगा, बट ट्रस्ट मी, लोगों को दर्द में लाना ही मेरा काम है। मुझे इस सब में ही तो सबसे ज्यादा खुशी और सुख मिलता है। वेल, अब मैंने उस रिचुअल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तेरी माँ के शरीर से सारे कपड़ों को एक एक करके उतारना शुरू किया। फिर तेरी उस माँ की डेड बॉडी के साथ वो किया जो तेरी माँ अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग इंसान के साथ करती रही, और वही काम जो उसकी मौत का कारण बना। या आई मेड अ फिजिकल रिलेशन विद हर। और ना, ऐसा मैं खुद नहीं चाहता था, वो तो बस साक्षात सेटन ने ऐसा करने को कहा था मुझे, और मैं तो सेटन की बात हमेशा मानता हूँ। सो आई डिड इट। एंड देन मैंने तेरी माँ की पूरी बॉडी, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था, अब मैंने उसकी पूरी स्किन पर हाथ फेरते हुए एक नाइफ से बहुत ही प्रीसाइज स्कार्स और कट्स लगाने शुरू किए। इतनी परफेक्ट स्किन, थोड़ा सा तो इम्परफेक्शन बहुत जरूरी है, ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा यार। वेल, इट वॉज नॉट इनफ। सो मैंने ना एक हैमर उठाया और बहुत प्यार से एक एक करके उसके सारे दांतों को तोड़कर निकालना शुरू किया, तब तक जब तक उसके मुंह से हर एक दांत खून के साथ निकलकर बाहर नहीं आ गया। उसकी उसकी वो प्यारी सी आंखें जिनमें बस हवस ही भरी हुई थी, मैंने उन आंखों की पलकों को नाइफ से खींचकर निकाल दिया। उसके बालों में जिंदा कीड़े छोड़ दिए। मैंने उससे कहा, तेरा चेहरा इतना परफेक्ट नहीं, लेट मी ट्राई टू फिक्स इट इन माई ओन वे। फिर मैंने नीडल्स और सर्जिकल टूल्स से उसके पूरे फेस को एक डॉल की तरह डिस्टॉर्ट कर दिया। नाउ मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज करी तेरी माँ के साथ, वो ये थी कि मैंने सीधे उसकी वजाइना के अंदर कांच की बोतल फोड़ कर इंसर्ट कर दी। पता नहीं क्यों, पर मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैंने ऐसा कर ही दिया। एंड आई फेल्ट सो गुड आफ्टर डूइंग दिस। और फिर मैंने उस बॉडी पर, जो कि अब पहले से और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उस बॉडी पर मैंने मिलर के शरीर के फ्राई किए हुए मांस के टुकड़ों को थोड़ी राख के साथ लगाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंसान उसके किए हुए सिंस को एक्सेप्ट करवाता है। और फिर मैंने उसके दोनों लिप्स को बीच में से हॉरिजॉन्टली काट दिया। और फिर उसी बहते हुए गाढ़े गाढ़े लाल खून से जमीन के बीचों बीच सेटन की मूर्ति के सामने एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम बनाया और तेरी माँ की डेड बॉडी को कांटों वाली मोटी मोटी चेन से बांधकर
उस पेंटाग्राम के जस्ट सेंटर में रख दिया और फिर मैंने एक बड़े से चाकू को गर्म करके उसके पेट पर एक सिंबल बनाया, सेटन का एक सीक्रेट सिंबल, जिससे वो ऑफिशियली सेटन के लिए प्रसाद के रूप में ऑफर करी जा सके। और अब मैंने एक डिमोनिक सी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। रात की छाया चारों ओर घिर रही है, अंधकार का द्वार खुल जाए, मैं उन्हें बुलाता हूँ जो अंधकार में सो रहे हैं, सन्नाटा टूट जाए और प्रकाश मिट जाए। ये मंत्र डिवोरर नाम के एक मोस्ट पावरफुल डीमन को समन करने के लिए होता है। और अब तेरी माँ की जीभ में एक बड़ा सा कट लगाकर उसकी जीभ से खून की कुछ बूंदे सैटन्स को ऑफरिंग के तौर पर देने के लिए उन ब्लड ड्रॉप्स को एक एंशिएंट कर्स्ड प्याले में डालकर रखें, जो कि उस डीमन और सैटन को सेटिस्फाई कर सके। और अब मैंने उसके कानों में सिर्फ एक ही बात कही, यू आर नथिंग, यू बिलोंग टू सेटन नाउ। और इसी के साथ इस रिचुअल को एंड करते हुए मैंने तेरी माँ को उसी पेंटाग्राम के जस्ट सेंटर में एक रस्सी से बांध कर लटका दिया। और अब बस मेरा काम हो चुका था। आई वॉन। मैंने मैंने फाइनली एक बार फिर से सेटन को खुश कर दिया था। और इस रिचुअल के कंप्लीट होते ही मुझे अपने अंदर एक अलग ही लेवल की खुशी फील हो रही थी, एक डिवाइन सी एनर्जी जो कि सिर्फ सेटन के पास हो सकती है। आई नो कि इस समय मिलर की कोई खास गलती नहीं थी, पर वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है, बस उस मिलर के साथ भी यही हुआ। बट हाँ, एक गलती तो मिलर ने भी की थी। मेरे जैसे साइकोपाथ से फालतू में ही भिड़ गया। यार कोई जानता नहीं है मुझसे भिड़ना कितना रिस्की चीज है। आई एम अ साइकोपाथ, और कोई ऐसा वैसा नॉर्मल साइकोपाथ नहीं। मैं हूँ एक ऐसा साइकोपाथ जिसके ऊपर हमेशा सेटन की ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो मुझे हरा पाना इज इम्पॉसिबल। खैर कुछ भी कहो, तेरी माँ के बारे में मैं जितना सोच रहा था ना, तेरी माँ उससे भी ज्यादा ही नीच और गिरी हुई थी यार। बहुत खूबसूरत समझती थी अपने आप को, पर मैंने उसकी उस खूबसूरती को पूरा ही खत्म कर दिया था। तुझे पता है, जब मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ और सेटिस्फाई हो जाता हूँ, तब मैं चुपचाप से अपने आप से ही बातें करता हूँ, अपने फिंगर्स को टैप करता हूँ, क्रैक करता हूँ और कुछ राइम्स विसल करता हूँ। एंड जैसे ही मैंने ये रिचुअल कंप्लीट किया, मैं बस रूम में आराम से बैठकर यही सब कर रहा था। मैंने काफी देर तक अपनी आंखें बंद करके रेस्ट किया और उस मोमेंट को अच्छे से फील किया। आफ्टर सम टाइम थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब बारी थी सब कुछ ठीक करने की। मिलर की बॉडी पार्ट्स और तेरी माँ की डेड बॉडी दोनों को ही मैंने उसी कमरे में एक खतरनाक एसिड से इमीडिएटली डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेरे पकड़े जाने के सारे निशान और सारे ही सबूत हमेशा के लिए अंधेरे में पहुंच गए। और बहुत ही जल्द सब कुछ साफ हो गया और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और एक बार फिर से मैं बिल्कुल सेफली अपने रिचुअल को कंप्लीट कर चुका था। देख, किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि ये दोनों, ये मिलर और तेरी माँ कहाँ है, कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता था। तो मेरा काम ऐसे ही बहुत आराम से हो गया और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कोई था ही नहीं जो इनके लिए पुलिस कंप्लेंट्स करता या कोई केस करता। देयर वॉज लिटरली नो वन। मुझे ऐसे ही विक्टिम्स बहुत पसंद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और देख, तेरी माँ के क्लाइंट्स थोड़े ना उसकी मिसिंग कंप्लेंट्स लिखवाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो तेरी माँ जैसी 36 आती जाती रहती हैं। बस पैसा दिखाओ और लड़की तुम्हारे पास। वेल, इतना सब सुनकर जो तेरी रूह कांप गई होगी, मैं सब इमेजिन कर सकता हूँ यार, लेकिन स्टिल तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। और आखिरकार तेरी माँ और बाप दोनों का अंत मेरे ही हाथों हुआ। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात तो सोच रहा होगा कि मैंने तेरी माँ को मारा और तेरे बाप को भी मारा, फिर तेरा क्या हुआ और मैंने तुझे कैसे मारिया के पास भेजा? तो अब मैं तुझे ये भी बता देता हूँ। तुझे याद होगा जब मैंने तेरे बाप के साथ वो रिचुअल किया था ना, तो उससे पहले ही तेरे बाप ने तेरी माँ की हरकतों के चलते तुझे पहले ही हॉस्टल में डाल दिया था। और उसी टाइम मुझे ये बात पता चली कि किसी वजह से, आई डोंट नो किस वजह से, बट इतना पता चला था कि किसी वजह से तेरे बाप ने तुझे हॉस्टल में डाल दिया है। और अब तो वो वजह भी मुझे पता चल गई है कि तेरी माँ कैसी थी, इस वजह से उसने तुझे हॉस्टल में डाला। वेल, इसके साथ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली थी तेरे बारे में, जिसको सुनते ही तुझे बचाना भी बहुत जरूरी हो चुका था। और वो बात क्या थी वो तुझे बहुत जल्द ही पता चल जाएगी। पर जब मुझे पता चला कि तुझे हॉस्टल में भेज दिया गया है और अपनी किसी वजह से मेरा तुझे बचाना बहुत जरूरी भी है, तो मैंने तेरे बाप के साथ वो रिचुअल करते टाइम तेरे बाप के काफी सारे आईडी प्रूफ्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास ही रख लिए। और बस
तेरी माँ के भी मरते ही मैंने तेरे बाप के उन डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करके अपनी फोटोज वगैरह लगाई और सीधे पहुंच गया तेरे हॉस्टल। देख, तेरे बाप ने किसी सर्वेंट्स के थ्रू ही तुझे वहां भेजा था। वही रईस आदमी के चोंचले, उसको इतना टाइम ही नहीं था कि वो तेरे लिए अपने 2 कौड़ी के करप्ट बिजनेस को छोड़कर तेरा एडमिशन कराने जाता। तो बस ऑब्वियसली तेरे बाप को वहां कोई भी नहीं जानता था। तो उन फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए बहुत आराम से उन चूतिए हॉस्टल वालों ने एक झटके में तुझे मेरे हवाले कर दिया और बस मैंने तुझे सीधे मारिया के पास भेज दिया। हाश क्रिस, तो ये था मेरा दूसरा रिचुअल पार। डोंट वरी, अभी तो 5 रिचुअल्स बाकी हैं। एंड कैन यू इवन गॉट अ हिंट कि अगला विक्टिम कौन होगा और किस वजह से होगा? कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब सिर्फ एक है, डेविड, डेविड द साइको।